नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी के बारे में। और एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी में क्योंकि हम रिसोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले की यदि हम थोड़ी सी बात करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमने सबसे पहले जो है एनवायरमेंट स्टडीज की बात की, उसके बाद में थोड़ा सा हमने एनवायरमेंट साइंस क्या होती है इसके डेफिनेशन की ये बातें की, और एनवायरमेंट के कुछ कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है, जिनमें हाइड्रोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, आपके एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, इनकी हमने बातें की थी। और एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा हम एडिशनल बढ़ के थोड़ी सी ज्यादा चीजें हमने देखी थी, जैसे कि आपके ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, ठीक है, जो आपके लेयर्स है चारों ओर अर्थ के, जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो लेयर्स है उनके बारे में हमने देखा था कि कौन कौन सी लेयर्स है और क्या उनकी खास विशेषता है। इनमें से ओजोन लेयर का आप जरूर ध्यान रखना कि ओजोन क्या होती है, ओजोन हमें कैसे बचाती है, ठीक है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीजें जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमने मिनरल्स, ये जो आपके रिसोर्स है इनकी बातें की थी। और रिसोर्स में हम आ गए थे कि पहला रिसोर्स हमने पढ़ लिया था, थोड़ा सा तो हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि आपके जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार के रिसोर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने जो आपके फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट रिसोर्स की बात कर ली थी, जो संसाधन है फॉरेस्ट के रूप में, जंगल के रूप में, वन के रूप में जो संसाधन है उनकी हमने बातें कर ली थी। इसके बाद में आ जाते हैं, क्योंकि जल भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, संसाधन है, तो हम जल की बात करते हैं। देखो, ये जो जितने भी संसाधन है ना, इनमें कुछ कॉमन चीजें हैं। कॉमन का मतलब ये है कि पहली बात तो कोई भी संसाधन है उसका महत्व क्या है, ठीक है, कोई भी संसाधन है उसका महत्व क्या है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, उस संसाधन के महत्व के साथ साथ उसमें आज क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जो इश्यू है वो क्या आ रहे हैं, ठीक है, हम किस प्रकार से उनको खराब कर रहे हैं, और जब हम कंटिन्यू ऐसा करते रहेंगे तो आगे क्या प्रॉब्लम्स आएगी, वो बात हमें करनी है। वो एक इंपॉर्टेंट चर्चा का पार्ट रहने वाला है, ठीक है। तो महत्व के साथ साथ हम बात करेंगे कि जल से संबंधित क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है, ठीक है, क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम पढ़ेंगे कि जल कितना है, उसमें से कितने परसेंट जल पीने योग्य है, बाकी चीजें कितनी है, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि ये संसाधन, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये कोर्स आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है और बिल्कुल बेसिक लेवल का कोर्स रहने वाला है, ठीक है, जिसको हम 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th में, 10th में, यहाँ तक पढ़ते हुए आते हैं साइंस के छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में, ठीक है, वो ही आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो ज्यादा गहराई में जाने की और ज्यादा रिसर्च करने की यहाँ पर जरूरत है नहीं, क्योंकि बिल्कुल ऊपर वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये भी टेंशन वाली बात नहीं है कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, वो प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल सिंपल होंगे, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस जल के बारे में ही बात कर लेते हैं। जल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम ये कहते हैं कि लगभग 71% जो एरिया है, ठीक है, पृथ्वी पर, वो जल के द्वारा घिरा हुआ है। देखते हैं हम, कई बड़े बड़े समुद्र है, महासागर है, ठीक है, जो चारों ओर से क्या किए हुए हैं, पानी से पृथ्वी को ढके हुए हैं। हम जो है वो लगभग 30% स्थल पर या 29% स्थल पर ही है, ठीक है, यानी कि हमारे पास रहने की जगह कम है, पानी के पास ज्यादा जगह है, ठीक है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। अब ये जो इतना पानी है, इसमें से 97% जो पानी है ना दोस्तों, वो तो बिल्कुल खारा पानी है, हमारे पीने लायक है ही नहीं। कितना? 97%, ठीक है। तो इस इश्यू को समझना है कि जब इतना पानी है तो फिर पानी की कमी क्यों है, आई बात समझ में। तो इतना पानी होते हुए भी पानी की कमी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि 97% जो पानी है वो क्या है, समुद्रों का पानी है, खारा पानी है, उसको हम पी नहीं सकते, उसको हम सिंचाई में काम में नहीं ले सकते, या यदि हम कुछ और काम करना चाहे तो वो भी उससे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है, इसलिए पानी की कमी होती है। दूसरी बात, मान लो बचा कितना,
3% वाटर बचा है। ठीक है, अब इसमें से कैटेगरी देखो, इसमें से अधिकतर जो पानी है लगभग 2% या उससे भी जो ज्यादा पानी है वो आपके पृथ्वी के 2 ध्रुव है, आपको पता हो तो, जिनको हम अंटार्कटिका के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो दोनों ध्रुवों पर मुख्य रूप से क्योंकि किरणें कम पहुंचती है सूर्य की, और वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, तो अधिकतर जो पानी है वो दोनों ध्रुवों पे जाके क्या हो चुका है, जम चुका है। तो जो जमा हुआ बर्फ के रूप में पानी है वो आपका 2% या उससे भी ज्यादा है। आई बात समझ में? तो पहले ही 3% कम था और उसमें से भी 2% बेकार हो गया है। ठीक है, यानी कि बर्फ के रूप में है। अब बर्फ को हम खाएंगे थोड़ी, उसको हम खा नहीं सकते, हालांकि उसको थोड़ा गर्म करके हम पीने के रूप में काम में ले सकते हैं, लेकिन इतनी दूर से बर्फ उठाकर थोड़े लेकर आएंगे पीने के लिए। ठीक है, तो वो चीज होती है, इसलिए ये पानी भी हम ये मान के चलते हैं कि हमारे लिए तो किसी काम का नहीं है। इसके बाद में आ जाओ, इसके बाद में ये जो आपका 1% वाटर है ये आपके नदियों के रूप में है। ठीक है, किसके रूप में है, जो आपके आसपास बहने वाली नदियां हैं उसके रूप में है। इसके अलावा हम कहते हैं ये तालाबों के रूप में है। ठीक है, इसके अलावा ये झीलों के रूप में भी है। ठीक है, झीलें भी इसी में आएगी। और एक इंपॉर्टेंट पानी का जो सोर्स है वो है ग्राउंड वाटर, जिसको हम कहते हैं कि नीचे मिट्टी के अंदर जो प्लेटें हैं उनमें पानी स्टोर है, और वो पानी भी हमारा जो है अहम इंपॉर्टेंट पानी है पीने की दृष्टि से। हालांकि उसमें भी कुछ मात्रा में खारा पानी होता है, लेकिन उसको हम जो है हटा भी दे, और यदि ये मान के चले कि ग्राउंड वाटर बिल्कुल शुद्ध है और उसको हम पी सकते हैं, तो वो उस वाटर की संख्या भी, उस वाटर की मात्रा भी बहुत कम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है लेकिन उसकी मात्रा भी क्या है, कम है। तो ये जो सारे सोर्स हैं आपके पानी के, ये है, लेकिन ये सिर्फ 1% ही है या उससे भी कम है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, क्या है, 1% से भी कम है। तो इतना कम पानी है हमारे पास। एक्चुअल में जो पीने का पानी है ना वो कम है, बाकी पानी तो खूब है, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पीने के पानी की कमी है। ये कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको पानी में ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाते हैं जल रिसोर्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, और वो है आजकल हम क्या करते जा रहे हैं, जल प्रदूषण करते जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जल प्रदूषण करते जा रहे हैं, और इसकी वजह से पानी काफी मात्रा में बेकार हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो पानी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है, और इसका कारण क्या है, इसका कारण है पॉपुलेशन। ठीक है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। हाँ जी अशोक जी नमस्ते। तो बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसी की वजह से क्या हो रहा है, जल प्रदूषण। एक जो है, यदि हम राजनीति से संबंधित एक एग्जांपल की बात करें तो अभी दिल्ली में जो है आपके इलेक्शन हुए थे, और उनमें एक मेजर इश्यू था, वो यही था कि यमुना के पानी को क्या करना है। यदि केजरीवाल जी स्वस्थ नहीं कर पाए तो वो हार गए, और बीजेपी भी अब यही कह रही है कि हम सुधारेंगे, हम स्वस्थ करेंगे। अब वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि यमुना को कौन साफ करेगा, लेकिन इश्यू है। ठीक है, हमारे काम की चीज तो क्या है कि जल प्रदूषण एक बहुत बड़ा इश्यू है, और ये सिर्फ यमुना की बात नहीं है या दिल्ली की ही बात नहीं है, ऐसा हर जगह हो रहा है। अधिकतर जो नदियां हैं हमारी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और उनको वापस से क्लीन करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो वो एक इश्यू है कि जल प्रदूषण इससे संबंधित एक बड़ा इश्यू है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, और जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि हम वाटर को कहीं कहीं पर क्या होता है, वेस्ट ज्यादा करते हैं, पानी को क्या कर देते हैं, वेस्ट करते हैं, चाहे वो नहाने धोने में हो या मान लो और घरेलू कामों में हो या किसी और वजह से जल क्या होता है, वेस्ट ज्यादा करते हैं। तो उस चीज पे भी रोक लगनी चाहिए। ये बेसिक बातें हैं जो हम सुनते हुए आते हैं। ठीक है, जब हम जनरल नॉलेज की बातें करते हैं या हम मान लो 10 मिनट अखबार भी पढ़ लेते हैं ना, तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि जल की क्या स्टेटस है, जो हमारा वाटर है उसकी क्या स्थिति नजर आ रही है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, तो इनमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट रहेगा, जिसको हम रिसोर्स के रूप में ही जानते हैं, वो रहने वाला है आपका फूड रिसोर्स। ठीक है, खाने की क्या चीजें हैं और उनको किस प्रकार से, क्योंकि फूड में बहुत सारी चीजें आती है। जब हम बात करें आपके मुख्य रूप से फूड का मतलब हो गया खाद्य। ठीक है, हम क्या कहेंगे, खाद्य संसाधन। इन बातों को हम ध्यान में रखें। तो आजकल
क्योंकि खाना हमारे पास हम ये कहते हैं कि गेहूं हमने काफी ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया, अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस कर लिया, जिसके वजह से हमारे पास खाने की आज कमी नहीं है। ठीक है, सरकार हमें गेहूं देती है, ठीक है, और निःशुल्क 2 रुपए किलो जो है देती है, एक तरह से निःशुल्क मान के चलते हैं कि फ्री है वो। तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन क्या उसका सदुपयोग या उसकी क्वालिटी मेंटेन है? क्या एक्चुअल में जो फूड हमें जिस स्टैंडर्ड पे चाहिए था, क्या उस स्टैंडर्ड पे है? वो एक इश्यू रह जाता है फूड से संबंधित, और ज्यादा बातें हमें इसमें जानने की जरूरत नहीं है। तो यदि हम स्टैंडर्ड देखें फूड के एक्चुअल जो कि खाने के क्या स्टैंडर्ड, कितना शुद्ध होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, तो हमारा भोजन बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, कई प्रकार के केमिकल्स हम यूज करते हैं, उसकी वजह से एग्रीकल्चर में जो है आपके मिट्टी में तो दुष्प्रभाव देखने को मिलते ही हैं, साथ में जो है फूड में भी कई प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, केमिकल्स आ जाते हैं, वो हमारे शरीर में स्टोर होते हैं, उससे कई प्रकार की बीमारियां हमें देखने को नजर आती है। इसके अलावा फूड वेस्ट, ये भी एक बड़ा इश्यू है। शादी ब्याहों में हम देखते ही हैं नॉर्मली कि जो है हम खाना खाते हैं, उतना खाते हैं, बाकी बेकार हो जाता है, हम डाल के आ जाते हैं डस्टबिन में। ठीक है, तो उस प्रकार से जो है इस पे नजर रखने की बात है, इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है कि फूड को ऐसे वेस्ट ना करे। ठीक है, जितना चाहे उतना ही ले, एक्स्ट्रा फूड लेकर उसको वेस्ट ना करे। ये बातें कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको भी सीखनी चाहिए और आने वाली जो जनरेशन है उसको भी सिखानी चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है जल प्रकृति का चालक है, यानी कि यदि इस संसार को कोई चला रहा है तो हम उसको मान के चलते हैं कि पानी ही चलाने वाला है। और ये बात किसने कही थी? इनको आप जानते होंगे, लियोनार्डो दा विंची। ये क्या होते हैं? तो आपने सुना होगा, एक फेमस पेंटिंग है मोनालिसा नाम की, ठीक है, उसको बनाने वाले यही थे। तो उन्हीं का ये विचार है कि प्रकृति को चलाना है तो जल बहुत जरूरी होता है। तो ये विचार है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। परिचय की बात करें तो बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है कि लगभग हम 70.8% यानी कि 70.8% की बात करें हम, तो इसमें क्या है, ये सतह पर फैला हुए महासागर है, यानी कि पानी से कवर किए हुए हैं। दूसरी बात ध्यान रखने वाली कि जल जो अवेलेबल जल है उसमें से 97% जल क्या है, हमारे लिए अनुपयुक्त है। क्यों है? क्योंकि ये खारा पानी है। दूसरी बात, 2% जल ग्लेशियर के रूप में जम चुका है, वो हमारे लिए काम का नहीं है। 1% जल है जो कि ताजे पानी के रूप में अवेलेबल है। और ये जितने भी हम रिसोर्स देखते हैं वो सिर्फ 1% में आ रहे हैं। इसका मतलब पानी कितना ज्यादा है ये सोच के देखो। हम यदि छोटी सी नदी देख लेते हैं तो उसी को भी हम ये मान के चलते हैं कि बहुत पानी है। कोई डैम देखते हैं, ठीक है, यदि कोई बांध देखते हैं हम, तो उसमें हम कहते हैं कि दूर दूर तक पानी पानी भरा है, बहुत पानी है भाई। इसका मतलब हमने पानी का एक छोटा सा 0.001% भी नहीं देखा और उसको हम बहुत ज्यादा पानी बता रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअल में पानी की हमें ये पता ही नहीं है कि पानी है कितना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख सकते हो। ये जो सारी चीजें हम देखते हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो आपका नदियों का पानी हो, तालाब का हो, झील का हो, जितने भी सरफेस पे जितने भी रिसोर्स है पानी के, वो सारे मिलाकर सिर्फ 1% में ही आते हैं। इसका मतलब ये तो तुच्छ है। ये जो हम देखते हैं ये पानी तो तुच्छ है, इसके अलावा भी बहुत भंडार है पानी के, इसलिए पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन इश्यू आ जाता है कि पीने के पानी की कमी है। ठीक है, क्या है? पीने के पानी की कमी। यहाँ पर कुछ और बातें दी गई है कि पृथ्वी पर 99 हिस्सा उपयोग के लिए अनुपलब्ध है, यानी कि अधिकतर जो हिस्सा है, क्योंकि हमने ग्लेशियर को भी किसमें माना है कि वो पीने के लायक नहीं है, तो ग्लेशियर को भी हम ऐड कर रहे हैं, मतलब 2% हमने और ऐड कर दिया। तो 99% हिस्सा हमने क्या कहा कि वो तो बेकार पानी है, वो तो पीने लायक है ही नहीं। फिर हमारे पास रहता कितना है? तो सिर्फ 1% हमारे पास ऐसा पानी है जो कि पौधों के लिए, जानवरों के लिए, हमारे लिए, फसलों के लिए, जंगलों के लिए, बारिश के रूप में, सब के रूप में वो 1% पानी है, वो हमें नजर आता है, वो ही हमारे काम में आता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है कि ताजे जल के संकट किस प्रकार से है, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी कि सिर्फ हमारे पास क्या है, 3% पानी है, उसमें से भी 2% क्या हो चुका है, जम चुका है जो है उस ग्लेशियर के रूप में। तो हमारे पास सिर्फ 1% पानी है जो कि बहुत कम है। ये बात आपको यहाँ पर जल संकट के रूप में ध्यान रखनी है। अब देखो, इसके बाद में आ जाता है जल संसाधन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, क्योंकि मैंने कहा था प्रत्येक संसाधन में हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे। एक तो ये है क्या,
दूसरा हम इसमें प्रॉब्लम्स क्या है और क्या समाधान हो सकता है। ठीक है, ये 3 चीजें हम मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यदि जल से संबंधित समस्याओं की हम बात करें तो एक तो जल की कमी है। जी सर, राजस्थान के हैं तो जल की बहुत ज्यादा कमी नजर आती है हमें तो। ठीक है, हमारे तो है ही भाई, जो जिनके नदियां बह रही है और जिनके मान लो बारिश भी खूब होती है, वो ये कह रहे हैं कि पानी की कमी है, पानी जो है पानी की कमी है। तो राजस्थान वाले तो कहेंगे ही, क्योंकि यहाँ तो पानी बहुत कम है। ठीक है, और यदि हम राजस्थान में भी पश्चिम की तरफ चले तो वहां के लोग तो और कहते हैं कि पानी की बहुत ज्यादा कमी है, किल्लत है, वहां पर तो पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब पानी की एक्चुअल वैल्यू वहां पर है जहां पर एक्चुअल में कम है पानी। ठीक है, तो वो बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है बाढ़ और सूखा। कभी कभी हम देखते हैं कि बारिश कम होती है, उसकी वजह से सूखा पड़ जाता है, फसलें खराब हो जाती है, जानवर मर जाते हैं, हालांकि इंसान भी भूखे मर जाते हैं। कभी कभी इतने भयंकर सूखे आते हैं और आए हुए हैं कई सालों में। हम कहते हैं छपनिया अकाल, आपने सुना होगा 1856, वो हम एक्चुअल में छपनिया अकाल उसको बोलते हैं, विक्रम संवत के अनुसार बोलते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में हमारी डेट के अनुसार नहीं है, वो जो हमारा हम कहते हैं जो देसी कैलेंडर है उसके हिसाब से उसको छपनिया बोलते हैं, 1856 विक्रम संवत में 1856। ठीक है, उसमें हम ये कहते हैं कि उस टाइम पर काफी ज्यादा जो है लोगों ने है ना, ये जो आपके पौधा होता है ना, खेजड़ी का पौधा, इसके जो छिलके होते हैं उनको काट काट कर उनको खाकर अपना गुजारा किया था। और पशु तो काफी ज्यादा मर गए थे, लोग काफी ज्यादा जो है मतलब कुपोषित हो गए थे। ठीक है, कई लोगों की जाने गई। तो वो क्या था, वो एक बहुत भयंकर वाला सूखा था। बाकी नॉर्मल सूखे आते रहते हैं 5-6 साल में एक बार, कम बारिश होती है, उसकी वजह से अनाज की कमी देखने को मिलती है, जो है फोडर की कमी हो जाती है, पशुओं के लिए भी कमी होती है। तो ये नॉर्मल सूखे नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत भयंकर वाला अकाल भी पड़ता है। इसके बाद में बात करते हैं बाढ़। बाढ़ नॉर्मली राजस्थान में तो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तो बहुत कम चांस है, लेकिन अधिकतर जो है बाढ़ वहां पे आते हैं जहां पर नदियां या पानी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बाढ़ आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो वहां के लिए वो समस्या है। इसके बाद में आ जाता है ग्राउंड वाटर की उपलब्धता और गुणवत्ता। जो ग्राउंड वाटर है ना दोस्तों, पहली बात तो हर जगह हम ट्यूबवेल करवा ले और वहां पर पानी निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कहाँ पर पानी अच्छा होता है, कहीं पे पानी अच्छा नहीं मिलता है, कहीं पे ग्राउंड वाटर भी खारे पानी के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो वो बेकार हो जाता है, उससे सिंचाई भी नहीं होती है और वो पीने का भी इतना काम का नहीं होता है। इसका मतलब ग्राउंड वाटर होना ये नहीं है कि हर जगह अवेलेबल है और हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। वो कहीं कहीं पे मिलता है और कहीं पे नहीं होता है, तो वो चीज है। इसलिए इसकी भी क्या होती है, इसकी भी उपलब्धता कम देखने को मिलती है और क्वालिटी थोड़ी सी इसकी खराब होती है। ठीक है, ये हम ये कहते हैं कि यदि हम पापा या दादाजी से जाकर पूछते हैं ना कि ये जो हम ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं ये कैसा है, तो ये है, ये कहते हैं कि ये भारी है पानी। भारी का मतलब होता है कि इसमें जो है फ्लोराइड ज्यादा है। ठीक है, या इसमें और बहुत सारे जो कंटेंट है वो ज्यादा है, मिनरल्स इसमें ज्यादा है, जिसकी वजह से ये सही से पचता नहीं है। एक्चुअल में जो पीने का शुद्ध पानी होता है ना, वो बारिश वाला जो पानी होता है ना, वो ज्यादा शुद्ध माना जाता है, जो बहकर कहीं इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स भी घुल जाते हैं, जो मिट्टी के सतह के मिनरल्स होते हैं वो घुल जाते हैं, और वो पानी बिल्कुल हल्का होता है और पचने में भी बिल्कुल सही होता है। तो ये पानी थोड़ा भारी होता है, तभी तो आजकल आरओ और इनकी ज्यादा आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि उस पानी को फिल्टर करके पिया जाता है फिर। ठीक है, ज्यादा फ्लोराइड होने की वजह से, और एक मात्रा से ज्यादा फ्लोराइड हो जाए तो फिर हड्डियों की इनकी समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो चीज होती है, इसलिए कहीं ना कहीं गुणवत्ता में ये वाटर खराब होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में आता है जलवायु परिवर्तन और तटीय क्षेत्र। एक तो जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार हम ये कह रहे हैं कि ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, संसार का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघल कर क्या कर रहे हैं, जो तट वाला इलाका है, तट का मतलब हो गया समुद्र के नजदीक वाला जो इलाका है, वो क्या होता जा रहा है, वो धीरे धीरे जलमग्न होता जा रहा है, उस पर पानी चढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये चीज देखने को मिल रही है। और कुछ देश ऐसे हैं छोटे छोटे टापू के रूप में, हम कहते हैं जो मालदीव का नाम आपने सुना होगा, वो देश बहुत मतलब टापुओं के रूप में है, छोटे छोटे टापू है वहां पे। तो वो टापू यदि थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया और पानी ज्यादा समुद्रों में आ गया, तो सिंपल सी बात है वो कहीं ना कहीं जलमग्न हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। ठीक है, तो उन देशों पर वो खतरे के रूप में है कि कहीं ना कहीं ये जो है देश आने वाले 10 साल 50 साल में जो है ये डूब सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि उस स्पीड से प्रोग्रेस हो रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और कोई भी देश पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, प्रदूषण की सब बातें तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रदूषण का जो है लोग इतना ज्यादा इसको अपनी इकोनॉमी में इन्वॉल्व करते नहीं है। ठीक है, हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो रहा है ठीक है। ठीक है, फिर भी प्रोग्रेस तो चलती रहती है। ऐसा थोड़ी है कि काम रुक जाएगा देश में, कि प्रदूषण बढ़ गया है चलो अब बंद कर दो, सड़कों का निर्माण नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, प्रोग्रेस चलती रहती है। ठीक है, ये चीज आपको, हालांकि बात सब करते हैं कि हाँ ग्रीनरी बढ़ाओ, प्रदूषण कम करो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना काम हो रहा है ये हम भी देख रहे हैं। दूसरी बात है ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर में भी थोड़ा सा जो है अत्यधिक दोहन देखने को मिल रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको ज्यादा यूज में करने लग गए हैं। अब क्या है, सभी लोगों का सेंटर ये हो गया है कि हाँ हमें पानी मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा, कि हम ट्यूबवेल करवा लेंगे। हर कोई यही सोच रहा है, और जब सब ट्यूबवेल करवाने लग जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं पानी का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी कभी ना कभी तो कम होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये अनंत भंडार है, इसमें कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो कभी ना कभी इनकी भी कमी होगी, तो ये भी हमें सोचना है कि इनको भी हमें सही संतुलित ढंग से ही उपयोग में लेना है, ज्यादा काम में नहीं लेना है। ठीक है, सतही जल, इसके अलावा जो हमारा सतही झीलों वाला, नदियों वाला, जलाशयों में आता है वो जल यहाँ पर है, और ये मुख्य रूप से प्रदूषित हो चुका है। इसका थोड़ी सी क्या दिक्कत है कि इसमें प्रदूषण फैल चुका है, नदियां खराब हो चुकी हैं, झीलें, तालाब, जलाशय जो है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में खराब हो चुके हैं या सूख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये संकट देखने को मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में जल से जुड़े हुए कुछ विवाद है, विवादों में और तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक इंडस जल संधि है, ठीक है, क्या है, इंडस जल संधि है। ये क्या लिख दिया मैंने, इंडस, ठीक है, ये हम इंडिया से ही लेते हैं ये शब्द, क्योंकि पहले कभी जो है हम ये कहते थे कि जो सरस्वती नदी है, या उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कि उस नदी के आसपास की जो सिविलाइजेशन थी, जो पहले बसी हुई लोग थे, उनको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसी से हमारा नाम इंडिया पड़ा हुआ है। लोग हमें इसलिए अंग्रेजों ने इंडिया कहा, क्योंकि वो इंडस वैली थी ना, वो नदी थी ना, उसके आसपास के लोग हैं हम। ठीक है, तो उसकी वजह से तो ये चीज है, ये पाकिस्तान में एक नदी है, ठीक है, मतलब भारत से वो जाती है जम्मू कश्मीर से होते हुए, और उस पे संधि की हुई थी कि इस पानी को कभी भी हम रोकेंगे नहीं, जब डिवीजन हुआ था उस टाइम पे। तो वो विवाद भी कभी कभी चलता रहता है, भारत धमकियां दे देता है कि हम रोक देंगे पानी, ज्यादा नाटक नहीं करना, नहीं तो दिक्कत में डाल देंगे तुमको। ठीक है, ये वाली जो धमकियां है वो चलती रहती है, हालांकि अभी ऐसा किया नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, भाई नदी को रोक के हम क्या कर लेंगे, उसको थोड़ा बहुत यूज में ले लेंगे, पानी इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वहां के लोगों, क्योंकि लोगों का जो है वो नहीं होता है, दोष नहीं होता है, दो सरकारें लड़ती है, लोग थोड़ी लड़ते हैं। ठीक है, दो सरकारें या दो देश लड़ते हैं, लेकिन उनकी नुकसान प्रजा का होता है, लोगों का होता है, तो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए। ठीक है, ज्यादा इस पे कदम नहीं, हाँ धमकी तक ठीक है, धमकी दे रहे हो, लोग जो है डर रहे हैं तो ठीक है, वहां तक ठीक है। इसके बाद में ये आपके जो है कावेरी जल विवाद है, ये तमिलनाडु कर्नाटक राज्य के बीच में है, ये बेसिक चीजें हैं, इन पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ एक चीज जो है आपको देखने को मिलेगी, डैम्स, जिनको हम बांध कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या है, जल बचाने के लिए, सिंचाई के लिए, या और कोई उद्देश्य है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका बांध। तभी तो बड़े बड़े देश जो है बड़ी बड़ी बांध बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा बांध आपने सुना होगा चाइना में है। ठीक है, तो ये जो बांध बनाने की जो वो है, एक तरह से हम कहते हैं कि बांध बनाकर पानी को रोका जाता है और उसका उपयोग किया जाता है, ये काफी ठीक है, काफी हद तक मामला ठीक है, लेकिन उससे बांध की वजह से कई प्रकार के दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फायदे की बात करें तो एक तो जल विद्युत उत्पादन हो जाता है। ठीक है, हम क्या लगा देते हैं, टरबाइन लगा लेते हैं। ठीक है, जो पानी हम रोका उस पानी को हम ऊपर से गिराते हैं, गिराने पर जो टरबाइन है वो घूमता है, उसकी वजह से क्या बनती है, बिजली बनती है। तो एक तो बिजली उत्पादन हम कर लेते हैं। ठीक है, एक वर्षा जल की आपूर्ति हो जाती है। अभी मैंने कहा था ना कि पुराने लोग जो है वर्षा जल को सबसे अच्छा मानते थे, कि पानी जो बारिश का पानी है ये पीने लायक है, अच्छा पानी है, हल्का पानी है। ठीक है, तो उस जल की आपूर्ति हो जाती है, और दूसरा बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई भी हो जाती है। कभी कभी क्या होती है, नदियों में पानी बहुत ज्यादा बहकर आता है, तो वो जो बहकर आता पानी है उसको हम रोककर बांध में रोक सकते हैं, ताकि कुछ टाइम के लिए उसको रोककर बाद में धीरे धीरे छोड़ा जाए।
तो वो कंट्रोल हो जाता है। एक साथ जो बारिश हुई, मान लो एक दिन कंटिन्यू बारिश होती रही एक एरिया में, तो वहां का जो पानी होगा वो नदी में आएगा और नदी तेजी से बहेगी तो वो कहीं ना कहीं जो है किसी जो अपना कटाव लगा के कहीं भी दूसरा रास्ता बदल कर किसी गांव को उड़ा ले जाएगी। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस नदी के पानी को थोड़ा सा वहां पर रोक कर उसको नियंत्रित, बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, उसको बाद में धीरे धीरे रिलीज कर देते हैं। सिंचाई की बात करें तो जो बांध होता है उसके आसपास के खेतों में आराम से पानी, वैसे नमी पहुंच जाती है और पानी भी जो है नहरों के द्वारा या पंप के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है वहां पर और उससे सिंचाई हो जाती है। तो ये तो अच्छाइयां हैं। अब सर बुराइयां क्या क्या है, तो इसकी कुछ समस्याएं भी है। एक तो भूमि का जलमग्न हो जाना। एक बड़ा एरिया, मान लो यहाँ से नदी बहकर आ रही थी, ठीक है, आपने यहाँ पर बांध बनाया और इस पानी को यहाँ पर रोक दिया। ठीक है, इस पानी को क्या कर दिया, यहाँ पर रोक दिया, यहाँ से फिर एक छोटे 5-6 गेट बना दिए और उनसे पानी गुजारा। अब ये जो एरिया है ये तो पूरा जलमग्न हो चुका है ना। इस एरिया में जो लोग पहले थे, मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई पहले 100 परिवार थे और अपना गुजारा किया करते थे, अब वो तो क्या हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। उनको या तो यहाँ पर जमीन देनी पड़ेगी आसपास में, ठीक है, या फिर इनकी कोई और व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे कि एक तो पानी का एक बड़ा हिस्सा, भूमि का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। आदिवासी लोगों का विस्थापन, क्योंकि हम कहाँ बनाते हैं, अधिकतर नदियों के पास में आदिवासी लोग रहते हैं या जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, बांध वहां पे बनाते हैं जो जंगल के आसपास का झील वाला एरिया हो, जिसमें थोड़ा सा क्या हो, ढलान हो, तो उसकी वजह से जो आदिवासी हैं उनका विस्थापन हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जलाशयों में अवसादन और सिलिसन ये भी देखने को मिलता है। अवसादन का मतलब कहीं ना कहीं जो एक तरह का जो है ये प्रॉब्लम्स ही होती है इनमें। ठीक है, रिसाव की हो गई या कहीं ज्यादा भर जाए या टूट जाए, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती है। इसके अलावा जैव विविधता का नुकसान, यहाँ पर रहने वाले जो जीव थे उनका नुकसान हो चुका है। ठीक है, वो विस्थापित हो चुके हैं, वो पेड़ पौधे जो यहाँ पर इस एरिया में थे उनका विस्थापन, वो पेड़ पौधे मर चुके हैं, क्योंकि पानी अगर भरेगा तो पानी में जलमग्न हो जाने के बाद में पेड़ पौधे ऑटोमेटिक जो है खराब हो जाएंगे, तो वो चीज देखने को मिलती है। बाकी और कोई चीजें है नहीं। अब बात कर लेते हैं खनिज संसाधन की। अच्छा, मैंने बीच में उसकी बात की थी कि फूड रिसोर्स की बात की थी पहले। ठीक है, फूड की भी हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम खनिज की बात कर लेते हैं। ठीक है, खनिज हम ये कहते हैं कि एक जो आर्थर यंग, इनका नाम सुनोगे आप, केमिस्ट्री में भी सुनोगे इनका नाम। ठीक है, आर्थर यंग का नाम कहाँ सुनोगे, केमिस्ट्री में भी। इनका ये कहना है कि ईश्वर खनिज में सोते हैं, पौधों में जागते हैं, जानवर में चलते हैं और मनुष्य में सोचते हैं। आई बात समझ में, यानी कि हमारा तो मन मान के चलो या दिमाग हमारा ईश्वर है, ऐसे मान के चलो। जानवरों का जो चलना है वो एक तरह का ईश्वर है, तभी तो हम जानवरों में भी भगवान ढूंढते हैं। ठीक है, हर चीज में भगवान देखते हैं हम, वही बात है। पौधों में जागते हैं, पौधों में वो जो है एकदम जागृत अवस्था में रहते हैं, और खनिजों में सोते हैं। खनिजों में क्या करते हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में है, सोते हुए। तो इस प्रकार की ये परिकल्पनाएं होती है। ये एक तरह से ऐसा कहने का मतलब ये है कि खनिजों का भी एक इंपॉर्टेंस होता है। जिस प्रकार मनुष्य का इंपॉर्टेंस होता है, जिस प्रकार जानवरों का, पौधों का होता है, उसी प्रकार खनिजों का भी एक इंपॉर्टेंस होता है। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि खनिज भी उतने ही बराबर जो है महत्व रखते हैं जितना कि एक मनुष्य, एक जानवर और एक पौधा रखता है। उसी प्रकार खनिज भी एक इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं। ये चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं इस लाइन से। ठीक है, इसमें खनिजों में हम सीधा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि भारत में जो है कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, राजस्थान में भी कई प्रकार के खनिज है। ठीक है, कोयला के जो है उत्पादन है, बड़े बड़े कुएं हैं हमारे पास। ठीक है, बाड़मेर को तो जाना ही जाता है ऊर्जा जो है जिले के रूप में, कि ये तो ऊर्जा का भंडार है, और कई प्रकार के कुएं ये मिलते रहते हैं वहां पर। कि आज वहां पर एक जो है ऑयल का कुआं मिल गया, उसमें गैस मिली। ठीक है, जो प्राकृतिक गैस है वो मिली। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर होती रहती हैं। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर में। इसके अलावा जैसलमेर में हम ये मानते हैं कि ये तो सोलर एनर्जी का भंडार है। ठीक है, यहाँ पर हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं। तो जो है ये एक तरह के रिसोर्स ही है। ठीक है, क्या है, एक तरह के रिसोर्स है। भारत में भी कई प्रकार के रिसोर्स पाए जाते हैं और राजस्थान में भी कई प्रकार के। इनमें पेट्रोलियम, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, ग्रेफाइट, ये सारे जो आपके ये है, हम कहते हैं जो खनिज है, या हम कह रहे हैं जो आपके मिनरल्स हैं, ये सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। खनिजों का जो शोषण है उसकी बात करते हैं। शोषण का मतलब अति उपयोग कर लेना, ज्यादा उपयोग। क्योंकि हम क्या है, इंसान लालची होते हैं।
ठीक है, मानो ना या नहीं मानो, कहीं ना कहीं हम लालची होते हैं, हमें एक बार पता चल जाता है ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम उसको जो है अति दोहन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसका ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही तो चीजें हैं कि अभी हम जो है जब हम कई कई कंपनियों की बात करते हैं कि वो मंगल पे जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो चांद पे जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो मानव भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वहां पर रिसोर्स ढूंढ रहे हैं कि मिनरल्स मिल जाए, कोई नई चीज मिल जाए, उसकी वजह से मैं कमा लूं, खा लूं, ठीक है, मैं बड़ा बन जाऊं, वो उद्देश्य है उनका। और कभी ऐसी चीजें मिल जाएगी ना तो कंपनियां बताएगी नहीं आपको कि जो है वहां पे ये मिला है, वो लाकर यहाँ पर बेचेगी डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट क्या करेगी, बेचना स्टार्ट करेगी, क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट कमाना है, जो लॉस हुआ उसको रिकवर करना है, तो पहले रिकवर करेगी, बाद में सोचेगी कि ह्यूमंस को वहां पे बसाना है या नहीं बसाना है, वो तो बाद की बातें हैं। ठीक है, तो एक दो फ्रंट होते हैं हर चीज के, एक डार्क रियलिटी है जो कि वास्तव में होती है, लेकिन उससे लोग नकारते हैं कि ऐसा नहीं है जी, हम तो भलाई के काम कर रहे हैं, हम तो मनुष्य के भले के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअल में मनुष्य का भला जो है वो दिखाने की चीज होती है, और एक्चुअल में लालच को छुपाने की चीज होती है, उसको छुपा रहे होते हैं उस भले के सामने। ये होता है संसार में आजकल जो है, यही देखने को मिल रहा है, हम दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ठीक है, और वो दिखाने वाली वो बस दिखाने के लिए होती है, वो तस्वीर होती है, उसके पीछे कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है, वो चीजें हैं जी, और कुछ नहीं है। खनिजों के शोषण की हम बात कर लेते हैं, तो धातु उत्पादन, प्रौद्योगिकी के तत्व, निर्माण सामग्री, ये कई चीजें हैं जी। जैसे कि हम कृषि की बात करें तो कृषि से जो जितने भी मिनरल्स हैं, चाहे वो पोटास से संबंधित हो, ठीक है, जब हम यूरिया की बात करते हैं तो वो लेबोरेटरी में बन जाता है, हालांकि कच्चे माल के रूप में उसमें भी आवश्यकता होती है कई चीजों की, लेकिन जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो वो मिनरल से बनता है, जब हम पोटास की बात करते हैं तो वो मिनरल से बनता है। तो एक तो कृषि उत्पाद के लिए, खनिजों के लिए, एक रासायनिक उद्योगों के लिए, चाहे सोना हो, चांदी हो, टिन हो, लोहा हो, तांबा हो, ये सब खनिज कहाँ से मिल रहे हैं, मिट्टी से ही मिल रहे हैं। इसके अलावा निर्माण सामग्रियां, अधिकतर जो चीजें बन रही हैं वो इसी की वजह से बन रही है, और धातु उत्पादन और प्रौद्योगिकी क्या तत्व है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, मिनरल से ही आपको मिल रही होती है, वहीं से ही हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हैं, सोडियम लोहा प्रति 0.1 बिलियन मेट्रिक टन की दर से उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं, हम जो यूज में ले रहे हैं उसकी बेसिक बातें हैं, एक बार इनको देख लेना। इसके बाद में आ जाता है खनिजों का उपयोग। देखो, खनिजों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, यदि हम खनिजों के उपयोग की बात करें तो उपयोग तो आपको पता है, जैसे कि जितनी भी हम चीजें काम में ले रहे हैं, आप आपके पास में देख लो, मैं मेरे पास में देख लेता हूं, अधिकतर 90% जो चीजें हैं वो मिनरल से बनी हुई है, चाहे कैमरे की बात कर लो, चाहे इस बोर्ड की बात कर लो, ठीक है, चाहे मेरे सेट की बात कर लो, या और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो भी हम यूज ले रहे हैं, आपका पेन ले लो, आपकी कॉपी ले लो, ये अधिकतर रिसोर्स से बने हुए हैं, 90% क्या 99% चीजें रिसोर्स से ही बनी हुई है। ठीक है, तो इनका महत्व तो है, और उन रिसोर्स में भी खनिजों का ज्यादा महत्व है। ठीक है, क्या है, खनिजों का ज्यादा महत्व है। तो वही बात है, हर चीज में जो है, सोना हो, चांदी हो, या प्लेटिनम हो, ये सारी चीजें जो है उर्वरकों के उत्पादन में फास्फोरस के सीमित भंडार की चिंता का विषय है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि खनिज निष्कर्षण पर्यावरणीय प्रभाव कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, जो खनिजों का हम निष्कर्षण कर रहे हैं तो इससे पर्यावरण कैसे जुड़ा हुआ है, तो कैसे नहीं जुड़ा हुआ है भाई। अधिकतर जो हम चीजें देखते हैं, वो जो फैक्ट्रियां चल रही है, वो जो कारखाने चल रहे हैं, इसके अलावा जो माइनिंग का काम हो रहा है, उसमें कितना प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, उस चीज में कितना प्रदूषण हो रहा है, कोयला निकालने के लिए हम कितना प्रदूषण कर रहे हैं, पेट्रोलियम बनाने के लिए जो रिफाइनरी हमने लगा रखी है उसमें कितना प्रदूषण हो रहा है, ये सारे चीजें कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण को प्रभावित करती है। ठीक है, तो उन्हीं की हम बात करते हैं। भूमि का अवनमन यानी कि उपयोग में आ जाना, एक तो भूमि का हमने यूज कर लिया, दूसरा सतह और भूमिगत जल स्रोत का प्रदूषण। फिर हम ये कहते हैं कि कई फैक्ट्रियां या कई प्रकार के जो कारखाने हैं वो अपना जो दूषित जल है, क्योंकि पानी एक नेसेसरी चीज है किसी भी कारखाने में, तो वहां पर जो पानी यूज में लिया जाता है उसको क्या कर देते हैं, डिपोजिट कर देते हैं नदियों में, तालाबों में, जो शुद्ध पानी है उसमें। ठीक है, तो उसके वजह से ज्यादा खराब होता है। दूसरी बात, खनिजों के रिसाव के कारण पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जो खनिजों का रिसाव है, ज्यादा हम यूज में लेते हैं, उसकी वजह से जल प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, वनों की कटाई और वनस्पति जीवों पर प्रभाव, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से, जब हम ज्यादा उपयोग करते हैं, किनका, खनिजों का। ठीक है, ये चीज आप ध्यान
रखोगे। इसके अलावा और क्या होता है, तो गैसों का उत्सर्जन होता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज है, एक तो CO2 होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंटली हम बात करें तो एक तो CO2 ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है, N2O, SO2, ये सारी गैसेज जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज होती है और कहीं ना कहीं इनको बढ़ाने का काम करती है, प्रदूषण को, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है ग्रीन हाउस गैस का ये तो बात कर ही ली। जल संकट इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं है, क्योंकि अधिकतर जो जल का उपयोग है वो भी तो इन्हीं में हो रहा है, उसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है, तो जल संकट भी देखने को मिल रहा है। जैव विविधता की हानि इन्हीं की वजह से, आवास के जो विनाश है इन्हीं की वजह से, मृदा अपरदन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सिंक होल्स, ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इन कारखानों या इन फैक्ट्रियों की वजह से ही है, ठीक है। और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन कारखानों फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए, ठीक है, बंद कर देंगे तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, जो हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या बहुत महंगी हो जाएगी। तो इन चीजों का यह समाधान है कि इनको हम एक तो कंट्रोल्ड वे में करें और दूसरा इनको थोड़ा सा प्रोसेज करें। यदि पानी हम यूज में ले रहे हैं तो उसको प्रोसेज करके फिर पानी को छोड़े, ठीक है। यदि हम हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा प्रदूषण हो रहा है, तो उसको प्रोसेज करके उस में से कार्बन निकाल के, ठीक है, CO2 गैस को अलग करके, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जहरीले गैसें हैं उनको निकाल कर फिर हवा में छोड़ना चाहिए उनको। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो बाहर के देश हैं, यूरोपियन देश है, वो भी कारखाने चला रहे हैं और वो भी कई प्रकार के जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे ही चीजों को इधर उधर नहीं छोड़ देते हैं, वो कहीं ना, क्योंकि उनकी नदियां हमारे से ज्यादा साफ है, तो क्यों साफ है, कहीं ना कहीं भाई लोग तो वहां भी रह रहे हैं, फैक्ट्रियां वहां भी चल रही है, उत्पादन हमारे से ज्यादा वहां भी हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हमारे सिस्टम में और उनके सिस्टम में फर्क है। वहां पर जो है कानून बिल्कुल सख्त है और अवहेलना नहीं होती है, यहाँ पर अवहेलना हो रही है, कानून इतने सख्त है नहीं, तो वो चीज होती है, वही फर्क आता है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है, हर चीज में ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है। खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो एक तो कुशल खनन और प्रोसेसिंग करके, जो हम खनन कर रहे हैं उसमें एक लेवल तक करें, ज्यादा खनन ना करें, साथ में जो प्रोसेसिंग है वो अच्छी टेक्निक के साथ करे ताकि ज्यादा शुद्धता के साथ प्रोसेस कर सके उसको अच्छे ढंग से, क्योंकि सोना निकालने का मतलब ये नहीं है कि सोने की खुदाई की निकाल लिया, उसमें कई प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद में सोना हमें मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं बीच में हम कर रहे हैं, ये अच्छी टेक्नोलॉजी वाली प्रक्रियाएं काम में लेते हैं, तो अच्छे से सोना कलेक्ट होता है एक तो, और दूसरा प्रदूषण वाली ये समस्या भी कम होती है, तो वो चीज है। पुनः चक्रण, कुछ चीजें हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, एक बार काम में ले लिया उसको रिसाइकल करो, फोन है वेस्ट हो गया उसको जो है रिसाइकल करो, उसकी बैटरी काम की है तो उसको काम में ले लो, और कोई उसमें से चिप है, मेमोरी है, वो काम की है वहां पे काम में ले लो। तो जिन चीजों को हम दोबारा काम में ले सकते हैं उनको काम में लो, उनको फेंको मत इधर उधर। फेंकने का मतलब होता है हम ई वेस्ट बढ़ा रहे हैं। एक तो वेस्ट होता है जो कि हम शहरों में, गाँव में, इनमें देखते हैं, पॉलीथीन हो गया, सब्जियों के जो है छिलके हो गए, इसके अलावा कपड़े हो गए, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो एक वेस्ट के तौर पे है, ठीक है। दूसरी तरफ होता है ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये चीजें उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। जब ई वेस्ट की बात करते हैं तो वो आपके एक्चुअल वेस्ट, क्योंकि वो तो डिकम्पोज होकर कभी ना कभी खराब हो जाएंगे या जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं मिलेंगे, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे और लंबे टाइम तक ऐसे ही पड़े रहने की वजह से ये कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव भी हम पे छोड़ेंगे। तो इनको जो है मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि अभी तो इनकी शुरुआत ही है, ई वेस्ट धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो उस ई वेस्ट को कम करने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, रिसाइकलिंग करनी चाहिए, उनकी नियम और कानून लेकर आने चाहिए, सरकार को ज्यादा से ज्यादा अच्छे नियम और कानून लेकर आना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल है, अरावली में क्या हुआ, राजसमंद झील में क्या हुआ, ये बातें जो है आप खुद पढ़ोगे इनको, गोवा में खनन की क्या बातें हैं, मीडिया का ध्यान कैसे गया, ये सारी चीजें आपकी बातें। चलो एक बार खाद्य संसाधन की और बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इजी टॉपिक ही है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं देखने को मिलेगा। यदि खाद्य की बात करें तो खाद्य का मतलब वो सारी चीजें आ गई जो हम खाते हैं, ठीक है। कोई भी घर नहीं होता जब तक उसमें भोजन नहीं होता, ठीक है। एक तो हम घर तब बोलते हैं जब उसमें इंसान रहना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, बाकी वो मकान होता है। हम जब खरीदने जाते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम घर खरीदने हम ये कहते हैं मकान खरीदने जा रहे हैं। जब हम उसमें रहने लग जाते हैं तो उसको हम घर बोलना स्टार्ट करते हैं, उसको मकान नहीं बोलते हैं। तो वही बात है, ये जो फ्रैंकलिन है इन्होंने कहा था
कि घर को हम घर तब मानेंगे जब उसमें भोजन भी होगा। ठीक है भाई, ये चीज भी होना जरूरी है। एक तो इंसान है और दूसरा भोजन होना जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। और आग भी न हो उसको हम घर नहीं कहते हैं, तो आग भी होना जरूरी है और भोजन भी होना जरूरी है। ये दोनों चीजें होती है तभी घर कहलाता है। देखो भोजन के बारे में मैं ज्यादा चीजें आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लेना। यहाँ पर खाद्य के स्रोत की बात करें तो वही सारी चीजें, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, कृषि आधारित फूड हो गए, ये सारे हो गए खाद्य फसलें। ठीक है, कई प्रकार की फसलें हैं हमारे, पौधों की कई प्रकार की लाखों प्रजातियां हैं, उसमें से कुछ प्रजातियां हम उगाते हैं। ठीक है, जैसे हम गेहूं, चावल ये उगाते हैं, तो ये हमारे लिए खाद्य प्रजातियां हो गई जिनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जिनको हम नहीं उगाते हैं, जिनको हम काम में नहीं लेते हैं, लेकिन होती तो है, उनको भी हम खाद्य ही मान के चलेंगे ना, तो वो चीज होती है। ये सारी वही बेसिक बातें हैं। इसके बाद में आ जाता है केवल 20 प्रकार की फसलें खाद्य रूप से उपयोग की जाती है। इनमें से जितनी है उनमें से 20 ऐसी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो उनके नाम देख लो। गेहूं सर्वाधिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, खूब खाते हैं। चावल लोग खूब खाते हैं, मक्का अमेरिका की तरफ खूब खाते हैं। आलू की बात करें, आलू भारत में तो अभी प्रचलन में आया है। ठीक है, अभी का मतलब ऐसा नहीं है 1-2 साल में, हालांकि प्रचलित है और काफी फेमस है। लेकिन जब हम यूरोपियन देशों की बात करते हैं तो वहां पर आलू इतना ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, आलू की वजह से आपने सुना होगा आयरलैंड में वो आ गया था फेमाइन। ठीक है, आलू की फसल खराब हो गई थी, उसकी वजह से एक पूरे देश में जो है एक सिचुएशन बन गई थी भुखमरी वाली। तो एक फसल की वजह से ऐसा हुआ। हमारे बंगाल की बात करें तो चावल की वजह से हुआ, क्योंकि चावल वहां के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चावल को लोग खाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंस बंगाल में चावल का है वो इंपॉर्टेंस आयरलैंड में पोटैटो का है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पोटैटो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये वो बात है। जो हम खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, कसावा, सोयाबीन, जई, बाजरा, चीनी, गन्ना, चुकंदर, राई, मूंगफली, फील्ड बीन, चना, पिजन। इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें होती है, केला, नारियल। लेकिन हमने इंपॉर्टेंटली 20 फसलें ये जो है सेलेक्ट की है। इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें तो होती है जिनको हम खाने के लिए काम लेते हैं। दूसरा जो सोर्स होता है हमारे पास वो होता है पालतू पशु, जिनसे हम दूध प्राप्त करते हैं, उसका हम दही बनाते हैं, घी बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है पालतू पशुओं का मांस खाते हैं, तो वो बात है कि ये भी खाद्य के रूप में ही है। तो दूसरा सोर्स हमारा क्या हो गया? पालतू पशु हो गए। ठीक है, जिनसे दूध, दही सारी चीजें हमें मिलती हैं और दूध से बने हुए पदार्थ भी हमें मिलते हैं। और कुछ पालतू पशु हैं जो मांस के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद में जल कृषि। जल कृषि का मतलब ये है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, जैसे पानी में मछली उत्पादन करते हैं, झींगा उत्पादन करते हैं, केकड़ा उत्पादन करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो पानी से जुड़ी हुई है और हमें कहीं ना कहीं उत्पादन देती है, खाने की चीजें देती है। तो वो आपके क्या हो जाते हैं? वो आपके जल कृषि आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में विश्व खाद्य समस्या जो आपका ये है, जिसको हम FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये कहती है कि कई मिलियंस लोग हैं जो कि हर रोज भूख की वजह से या तो मर जाते हैं या अंडर मॉल न्यूट्रिएंट है। ठीक है, यानी कि उनमें न्यूट्रिशन की कमी है। किसी में प्रोटीन की कमी है, किसी में कार्बोहाइड्रेट की है, किसी में और किसी चीज की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये कमी देखने को मिलती है। और ये जो सर्वे है ये करने का काम किसका है? आपके खाद्य एवं एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है FAO, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2015 तक दुनिया में भूखे और कुपोषित लोगों की संख्या का आधा करने का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा यदि वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रही तो। ठीक है, तो ये जो लक्ष्य है ये तो हमें जो है, क्योंकि 2015 तक का लक्ष्य था लेकिन नहीं मिला है और ये आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जितनी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी उतना ही न्यूट्रिएंट हमारे लिए कम हो जाएगा। दूसरी बात, जो खाद्य की अपर्याप्तता है उससे 2-3 चीजें जुड़ी हुई है, उनको आप जानना। यहाँ से जो है छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अल्प पोषण। अभी मैं कह रहा था ना माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है कि अल्प पोषण, कम पोषण मिलना। ठीक है, अब इसमें जो न्यूनतम आहार की आवश्यकता है वो 90% से कम प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को 2,500 किलो कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनमें से हम क्या करते हैं, सिर्फ 90% से भी कम प्राप्त करते हैं, यानी कि टोटल तो हम प्राप्त कर ही नहीं पा रहे हैं, उससे कम प्राप्त करते हैं। इसके बाद में आ जाता है जो लोग 80% से भी कम कैलोरी प्राप्त करते हैं उन्हें गंभीर अल्प पोषित माना जाता है। तो अल्प पोषित तो किन्हें कहेंगे? जो 2,500 किलो कैलोरी में
90% से कम ले रहे हैं, ठीक है, वो अल्प पोषित है। जो 80% से भी कम ले रहे हैं वो आपके और भी ज्यादा क्या है, अल्प पोषित के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, गंभीर अल्प पोषित कह रहे हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। एक होता है कुपोषण। कुपोषण को और अल्प पोषण का मतलब ये है कि जैसे जो है एक तो कमी है, ठीक है, एक तो क्या है, कमी है, यानी कि थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन एक में बिल्कुल हालत खराब है ही नहीं, ठीक है, वो सिचुएशन है कि कुपोषण का मतलब है यहाँ पर पोषण है ही नहीं। व्यक्ति के पास अत्यधिक भोजन हो सकता है लेकिन फिर भी आहार में पोषण की असंतुलनता के कारण पोषक तत्व की क्या हो जाती है, समस्याएं हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा सुबह शाम भाई 5 रोटियां मैं तो सुबह शाम खा रहा हूं, मेरे तो किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें, कुछ विशेष पोषक तत्व हमारी डाइट में नहीं होते हैं, उनकी वजह से कमी हो जाती है। जैसे हम ये कहते हैं कि विटामिन ए की कमी हो गई तो हम रतौंधी रोग से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। इसका मतलब वो एक पोषक तत्व हमारे लिए कुपोषण का काम कर रहा है। अब हम कुपोषित ही कहलाएंगे क्योंकि हमारे में क्या है, एक की कमी है, और कमी क्या है ही नहीं अभी तो, तभी तो अंधे हो गए हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है, इसको हम कुपोषण के रूप में जानते हैं। इसके कुछ जो है, यदि हम प्रमुख कारणों की बात करें तो इसमें देखो, एक तो ये मारस्मस होता है, इसका मतलब है दुबले पतले होने की स्थिति जिसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। ये क्वेशियोकोर, ये तो आपने जापानी शब्द है, ये आपने सुना होगा। प्रोटीन की कमी होती है ना शरीर में, तब ये रोग नजर आता है। एनीमिया, आयरन की कमी हो जाती है, लोहे की कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो है आपका हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, जो कि रक्त में पाया जाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं बन रहा है, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, उसकी वजह से आपके जो है खून की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है। इसके बाद में पेलाग्रा, कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो विटामिन की कमी से होती है, जैसे कि ट्रिप्टोफैन हो गया, लाइसिन हो गया, इनकी जैसे विटामिन की कमी होती है तो पेलाग्रा, गंजापन जो है वो आपके रोग हो जाता है, कई जो है कई एरियाज में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा भी माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की वजह से कई प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है, वो आप जो है स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा। जैसे हम स्कर्वी रोग बोलते हैं कि विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे रोग हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी से, तो ये चीज आप ध्यान रखना। संतुलित आहार क्या होता है, तो इसको हम ये कहते हैं कि जब जो आपका आहार है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो, सभी प्रकार के लवण हो, सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड हो, वसा हो, फैट हो, इसके साथ में ही विटामिन हो। ये 5-6 चीजें हैं जो कि कॉमनली होना जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है आजकल फाइबर, ठीक है, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया है, ऐसा ट्रेंड चल गया है कि हम जो है हर चीज को क्लीन करके खाने में है, ठीक है। जैसे हम जो है मान लो ये खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, तो उसका ऊपर वाला जो चोकर है उसको पूरा हटा देते हैं। मैदा खाते हैं हम, एक्चुअल में गेहूं नहीं खा रहे हैं, आटा नहीं खा रहे हैं, हम मैदा खा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि कई जगह पर जो है जैसे एप्पल कोई खा रहा है तो एप्पल का छिलका उतार के खाता है, ठीक है, वो बिल्कुल बेकार मेथड है। पूरा एप्पल ऐसे ही खाओ, नेचर में जैसे मिला है वैसे ही धो के अच्छे से उसको खा सकते हो। वो फाइबर के साथ खाना होता है, और फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे गट बैक्टीरिया के लिए, जो हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है, आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है हम ये कह सकते हैं कि फाइबर को रिमूव करके नहीं खानी चाहिए चीजें, फाइबर के साथ ही खाओ। तो फाइबर भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये सारी चीजें जिसमें मिल जाती है उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। बैलेंस डाइट का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। जो बैलेंस डाइट है वो आपका यही है। आई बात समझ में? तो ये जो तीनों न्यूट्रिएंट है, ये जो आपके तीनों हमने संसाधन कंप्लीट किए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, और इनमें 3 चीजों पर फोकस करना है आपके। ये है क्या, इनमें प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको 3 पॉइंटों में ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप एक बार पढ़ लेना, थोड़ी बहुत याद रह जाए तो 1-2 बातें हम इधर उधर की भी लिख सके, ठीक है, ताकि लिखते टाइम हमारे दिमाग में चीजें चलती रहे, तो हम कंटिन्यू पेन भी चलाते रहे। तो ये चीज है, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। अब जो ऊर्जा के स्रोत है, क्योंकि ऊर्जा वाले इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे, तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।